बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी इंजन कराची में जो दहशतगर्दी की लहर नई शुरू हुई है और शहर के मसाइल से मुतालिक। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची की मुआशी सूरत हाल को लेकर। जो कराची की मुआशी सूरत हाल है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कराची की मुआशी सूरत हाल से जुड़ी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी आज कराची का दौरा किया है। उन्होंने ताजरों से, सनतकारों से मुलाकात की है। प्रोग्राम में ज्वाइन के नाज़रीन साबिक IG अफजल शिकरी साहब ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हारिस नवाज साहब, कराची में गुज़िश्ता 20 दिन के दौरान हमने देखा दहशतगर्दी के चंद वाक़यात रोनुमा हुए हैं। पहले चीनी कौंसलेट पर हमला हुआ और गुज़िश्ता रात MQM पाकिस्तान की जो महफिल मिलाद थी इसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदात हुई। क्या समझते हैं आप, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं इन सब के पीछे? देखें, बेसिकली जो हमने बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध में बहुत ही अच्छे तरीके से दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कर लिया था और इसमें कमेंडेबल एफर्ट थी रेंजर्स की, उसके बाद पुलिस की भी और बाकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज की। द इशू इज़ कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंडियंस ने और रॉ, उसके बाद CIA, मोसाद मिल के दे आर नाउ पुटिंग पाकिस्तान थ्रू हाइब्रिड वॉर, और जिसको आप कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। उसमें अभी CPEC के लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया हुआ है जिसमें आपके सामने चाइनीज़ कॉन्सुलेट का इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद हंगू में इंसिडेंट हुआ, फिर कराची में 1-2 ब्लास्ट हुए हैं, पहले भी डिफेंस में हुआ, उसके बाद अभी ये हुआ है। तो ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट होने शुरू हुए हैं जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पाकिस्तानी पीपल और उनको एक इनसिक्योरिटी से दोबारा इशोर की जाए। लाइकवाइज इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी इनकी बहुत कोशिश है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अभी वहाँ पर बहुत हालात बेहतर हैं और बहुत लोग जो हैं वो पहाड़ों से उतर के मेन स्ट्रीम में भी आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आई एम श्योर कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी एफर्ट कर रही हैं, पूरी तनदेही से काम कर रही हैं और साथ ही तो नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में तमाम मिल के इस वक्त एक सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान गवर्नमेंट एक पेज पे दे वांट, एक ही नैरेटिव है कि मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करना है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, मुआशी हालात ठीक करने हैं और हमने अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे रखते हैं, जिसके लिए आपके सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक हमें लेटर भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और अल्लाह करे कि ये चलता रहे, सिलसिला बेहतर होगा। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में इंडिया के नैरेटिव को, जो इंटेलिजेंसी बैरूनी हैं, उनके नैरेटिव को हम डिफीट करेंगे और पाकिस्तान में CPEC भी कामयाब होगा, कराची के हालात भी ठीक होंगे, कराची की इकनॉमिक सिचुएशन भी ठीक होंगे, क्योंकि कराची इज़ एन इकनॉमिक हब या इकनॉमिक इंजन है। यहाँ से सारी एक्टिविटी जो हमारी इकॉनमी की है वो स्टार्ट होती, जनरेट होती है और ये अप कंट्री जाती है। इसलिए तमाम मिल के मेरे ख्याल में एफर्ट होगी, लेकिन साथ ही साथ कराची में जो तोड़ फोड़ हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रही है, वी हैव टू प्लान इस तरीके से करें कि आम लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना हो, उनका रोज़गार मुहैया जो है वो भी चलता रहे। तो तोड़ फोड़ पर और इस सूरत हाल पर ही बात करेंगे। सब कितना अलार्मिंग है ये स्टेक होल्डर्स के लिए, कराची के ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो CPEC को आपने बताया उसको निशाना बनाने की कोशिश है, कितना अलार्मिंग होगा? इसका कराची से आगाज़ किया दहशतगर्दों की जानिब से, CPEC दुश्मनों, मुल्क दुश्मनों की जानिब से, आगे इसकी CPEC की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने के लिए। हारिस नवाज साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, आई कैन हियर यू। इधर दोबारा तो कितना आपने बताया कि CPEC को निशाना बनाने की कोशिश है, कितना अलार्मिंग होगा स्टेक होल्डर्स के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, हुकूमत के लिए कि CPEC को मजीद सिक्योरिटी दी जाए, मौसर बनाया जाए? देखें, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है, लेकिन एक रेस्ट एश्योर पाकिस्तान की फ़ौज ने एक तहैया किया हुआ है। हमने एक पूरा एंटी टेररिस्ट डिवीजन रेस किया है एंड वी हैव अश्योर्ड चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो कि हमने इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। किसी लिहाज से भी इसमें हम कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं करेंगे। जो कोई भी इसको कोशिश करेगा हम उसको हर हाल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अफजल शिकरी साहब, कराची ऑपरेशन के भी बड़े हमने देखा खातिर खा नताइज सामने आए, फिर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं इनमें भी नुमाया कमी आई। एक बार फिर अब हम देख रहे हैं खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो नेशनल एक्शन प्लान था बिलखुसूस सिंध, कराची, आप समझते हैं इस पर अमल दरामद हो रहा है? नेशनल एक्शन प्लान जो उसके 2 हिस्से हैं, एक तो ये ऑपरेशनल पार्ट है जिसपे आई थिंक हमारी
अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस साहब ने फरमाया कि कराची के में अमन बहाल हुआ, इसमें कोई शक कोई नहीं है। और ये अब ये 2 वाक़यात हो गए और एक वाक़या तो बहुत ही सीरियस था और हमारे लिए ये बहुत परेशानी की सूरत पैदा कर सकता था अगर कोई नुकसान हो जाता। लेकिन जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम 6th जनरेशन वॉर में आए हुए हैं और हमारा दुश्मन ममालिक और जिसको लीग जो है इस पर हिंदुस्तान कर रहा है, वो पूरी कोशिश करेगा कि कराची जो कि हमारा कमर्शियल हब है और सीपैक का भी एक बहुत अहम जुज है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और कोई मुश्किलात हमारे लिए पैदा हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले ये चंद सालों में जो कि कार्रवाई हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें हमारी कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव हुई है, इंटेलिजेंस बेहतर हुई है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुई है। लेकिन होता यह है कि जब ये वाक़यात होते हैं और जब एक लल आता है और मामला रूटीन पे चले जाते हैं तो फिर वो जो आपको कहते हैं ना कि हमारे जो गार्ड जो है वो डाउन हो जाते हैं और थोड़ा सा एहतियात जो है वो उतनी नहीं होती कि जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। और ये अंडरस्टैंडेबल भी है। ये जो फोर्स ऑपरेशन में हो और एक बहुत लंबे अरसे के लिए हो तो इस किस्म की गैप जरूर आ जाते हैं। मेरा ख्याल है उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और बार बार इसके ऊपर सुपरविजन जो है बहुत क्लोज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, मेरा ख्याल है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, इसका जो दूसरा हिस्सा जो था वो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स थी, उसके अंदर एक नेशनल नैरेटिव जो है उसको तब्दील करने की ज़रूरत थी, कुछ कवानीन जो है उनको तब्दील करने की ज़रूरत थी, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें थी। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई इतनी बेहतरी नहीं हुई है, उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या रुकावटें सर आप देख रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान पर? कराची सिंध में ठीक तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई गई, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मुझे एक तो रिसोर्सेज की एक सूरत हाल है और फिर जो गवर्नमेंट जो है जो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था कि नेक्टा जो है जो कि एक सेंट्रल बॉडी थी उसकी मीटिंग भी नहीं होती थी। बाद में फिर आखिर में जो जब इनका जो पीरियड था उसके अंदर कुछ उसके ऊपर एक्टिविटी हुई और उसको इस्टेब्लिश भी किया गया, उसको रिसोर्स भी किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें जितनी नेशनल एक्शन प्लान को तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो नहीं हुई है। अब वक्त आ गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो पॉलिसी बनाई है उसको ये रिविजिट करे और ये नेशनल एक्शन प्लान जो है इसके पैरामीटर्स को दोबारा रीचेक करके और मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी दोबारा एक प्लान बनना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। माजी की हुकूमत ने इतनी तवज्जो नहीं दी। ब्रिगेडियर साहब, कराची में अमन अमान की सूरत हाल यकीनन बेहतर हुई मगर आइडियल नहीं हो सकी है और गुज़िश्ता 2 माह में जो दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाक़यात सामने आ गए, इसका मकसद जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो खौफ व हिरास फैलाना ही है। तो कलदम तंजीमों के मुलविस होने के बारे में भी कहा गया, आप समझते हैं बैरूनी अवामिल भी इसमें मुलविस हो सकते हैं? डेफिनेटली, और यही बेसिकली प्रॉब्लम पाकिस्तान की है। और एक इसमें सबसे अहम जुज़ ये है कि नेशनल एक्शन प्लान में जो नेक्टा को फॉल करना है वो बहुत ज़रूरी है और इसके 20 निकात पे अमल क्यों नहीं किया जाता। मुझे इस बात की हैरानी है, हमारी फ़ौज ने जो 3-4 पॉइंट उनके थे वो पूरे कर दिए। अब इसके बाद फॉलो अप एक्शन चाहिए। आपने अभी तक पुलिस रिफॉर्म नहीं की हैं, जुडिशल रिफॉर्म नहीं की हैं, आपने मदरसा में रिफॉर्म करनी थी वो हमने नहीं की हैं। उसके बाद हमने डेवलपमेंट फ़ौज ने बहुत की है फाटक एरिए में, लेकिन जो आपको फ़ंड और चाहिए वो लेके चलने हैं। हमें 20-22 अरब रुपए में अगर एक नेक्टा पूरा फॉल करते हैं, आपकी सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पर आके कोऑर्डिनेशन करती हैं, इंफॉर्मेशन को कोलेट करती हैं, डिसमिनेट करती हैं, समबडी देयर टू कोऑर्डिनेट ऑल दिस एफर्ट, तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम अगर मुल्क में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर कर लेते हैं, बिज़नेस के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट कर लेते हैं, तो आपकी फ़ॉरेन फंडिंग भी आएगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आपको सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ हमें इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। अब इन्वायरमेंट चेंज है, फिर गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है, हमें पूरी फोकस्ड होके एक नैरेटिव को लेना है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है,
पाकिस्तान के हालात हमने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर करनी है और हमने इकोनॉमिक टेररिज्म जो है, दिफाई जो आपको दहशतगर्दी है, ये इसकी मुआशी दहशतगर्दी, ये भी ख़त्म करनी है। जब पैसा जाना बंद हो जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशन में, जब पैसा इनको मिलना बंद हो जाएगा, ना ये वेपन ले सकेंगे, ना ये एमुनेशन ले सकेंगे, ना ये ट्रेनिंग कर सकेंगे, ना ही ये वहाँ पर अपने एरिया में जाके अपनी फैमिलीज़ को फंडिंग कर सकेंगे। उससे ये खुद ब खुद वापस जाएंगे। और साथ ही अगर हम इकनॉमिक एक्टिविटी साउथ वलिस्तान, नॉर्थ वलिस्तान में जनरेट करते हैं, जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है, एजुकेशन हो जाता है, स्कूल हो जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, जॉब मिल जाती हैं, यही यंग बंजे वह पढ़ेंगे। वहाँ भी क्या साइकी है, जो ही बच्चा जवान होता है राइफल लेता है पहाड़ पे चढ़ जाता है। अगर आप ये उनको इन्वायरमेंट दे देंगे तो सारे के सारे जॉब मिलेंगी, उनकी शादियाँ हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, फैमिलीज हो जाएंगी, एक सोशो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बेहतर हो जाती हैं। तो हमने इसको 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी में लेके चलना चाहिए। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कर रही है। फ़ौज ने जो कुछ कर सकते थे किया है, टेररिज्म ख़त्म किया है, डेवलपमेंट की है, वहाँ पर कॉलेज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, कैडेट कॉलेज बना दिए हैं। अब बाकी फ़ौज का, सिविलियन गवर्नमेंट का काम है कि आगे लेके इसको चले और हालात बेहतर करें। सिविलियन गवर्नमेंट का काम है आगे लेकर चले, हालात को बेहतर करें। अफजल चिकनी साहब, कराची शहर में सीसीटीवी कैमरे कहीं हैं, कहीं नहीं है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो निगरानी का निज़ाम है, इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? सहूलतकारों की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो उसमें भी पुलिस की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ये जो आपने सीसीटीवी कैमरे की बात की, ये हमारी एक बहुत कमजोरी मैं समझता हूँ कि हम इक्विपमेंट लगा देते हैं और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशन जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं होती है। और उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि उसके लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है इसको सिर्फ ये इस्लामाबाद की बात नहीं, सिर्फ कराची की बात नहीं, ये पाकिस्तान के सारे शहरों की बात है। और मेरा ख्याल है ये इसको तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें पुलिस लीडरशिप जो है उन्होंने एक की रोल प्ले करना है। क्या वजह है सर इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब है, और फिर पुलिस को भी बड़ी मदद मिलेगी अगर सीसीटीवी कैमरास लग जाए, जहां पर नहीं है जो है उन्हें फाल कर दिया जाए। जी, मैंने आपसे अर्ज की ना कि हमारे यहाँ ये एक जनरल एक प्रॉब्लम है कि हम जो है प्रोजेक्ट लगाने के बाद उसकी मेंटेनेंस की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि बजट में इनके लिए प्रोविजन नहीं होती है, और फिर नतीजा ये होता है कि ये इनकी रिपेयर जो नहीं होती है और फिर मुश्किलात आती हैं। और इसको तवज्जो देने की जरूरत है। ख़ुसूसन सिक्योरिटी मामलात के अंदर हम किसी किस्म का कोई सुस्ती नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए ये मैंने आपसे पहले अर्ज की रोल जो है वो मेरा ख्याल है पुलिस को प्ले करना है और उन्हें गवर्नमेंट को बावर कराना है कि इसके लिए रिसोर्सेज देना इतना ही जरूरी है जितना कि पुलिस को ऑन ग्राउंड आपने रखना है। तो मेरा ख्याल है उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं फिर दोबारा ये कहूँ कि सिर्फ कराची की बात नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहर में जहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया है उसकी मेंटेनेंस जो है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है लॉ एनफोर्समेंट के लिए। और उसके अलावा जनरली इम्प्रूवमेंट और मसलसल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके ऊपर तवज्जो बहुत दी गई है और बहुत सी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रही है। शरीफ साहब, हारिस नवाज साहब ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि फ़ौज ने बहुत काम किया, नेशनल एक्शन प्लान को लेकर सिविलियन हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। कब आखिर सिविलियन हुकूमत से ये शिकायतें दूर होंगी, फ़ौज की भी और दीगर इदारों की भी, कि वो तवज्जो नहीं दे रही हैं, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे? मेरा ख्याल है उसमें ये जो उन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया है, ये एक बहुत हद तक एक सिचुएशन है कि जहाँ पे सिविलियन हुकूमत जो है, मैं आपको बिल्कुल माजी में जब आप आईजी होंगे, आपकी मीटिंग्स होती होंगी, आपकी मुलाकात होती होंगी, अब कहाँ पर आप देखते हैं फुकदान है? क्या सीरियस नज़र नहीं आते इस सारे मामलात में? मेरा ख्याल उस वक्त हमें इतनी कोई मुश्किलात नहीं थी। मेरा ख्याल है जो सिविल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव था और उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है प्रॉपरली अंजाम देते थे। रिसोर्सेज की वो प्रॉब्लम्स वो बहरहाल सिविलियन जो आपका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये बजट की प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, लेकिन जाहिर है कि इस मुल्क जो है उसके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में बेहतरीन नताइज देने की ज़रूरत है। लेकिन मिसाल ये है कि जैसा कि सवाद जो है, मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली सवाद जो है उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर किया। मेरा ख्याल है इसी तरह से जहाँ पर आर्मी या सिविल आर्म फोर्सेज है, आहिस्ता आहिस्ता उनको फेज आउट करना चाहिए और पुलिस को वो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। और जब मुश्किल और या को हार्ड
टारगेट्स हो तो फिर ये सिविल आर्म फोर्सेस और आर्मी को इसमें इन्वॉल्व करें। लेकिन आप ये ना भूलें कि हम इस वक्त बरसरे पैकार हैं। एक जंग जो है सामने नजर नहीं आती है, लेकिन वो जरूर हो रही है। और जब जंग होती है तो उसमें मुश्किल सूरत हाल में आर्म फोर्सेस को आगे आना चाहिए। हारिस नवाज साहब, मोबाइल फोन, जियो फेंसिंग, पुलिस को रिकॉर्ड तक रसाई हासिल नहीं है, प्रोसिक्यूशन भी बहुत कमजोर नजर आती है। अच्छा, हुकूमत सिंध को अब इस मामले से निपटने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप नहीं समझते कि वफाक के सामने अपने मुतालिबात रखने चाहिए, ना कि वफाक से उलझना चाहिए? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये कहता हूँ ना, कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे शिकरी साहब भी बात कर रहे थे कि आपको सेफ सिटी क्यों नहीं बनाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जो मेन सिटीज़ हैं, खाली कैमरे इस्लामाबाद को तो हो गई सेफ सिटी बनाने की बात है, वहाँ हुकूमतें भी हो रही है, लेकिन कराची में तवज्जो नहीं है इस चीज़ से। देखें, कराची द मेन प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर आपके सामने समुंदर से भी लोग आते हैं, लॉन्चेस भी आती हैं, बलोचिस्तान से लोग आ जाते हैं, बॉर्डर से आ जाते हैं। इशू ये है कि आप प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं करते। अगर आपने सेफ सिटी बनाना है तो टोटलिटी में बनाएं और उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी डालें। जो कंपनी भी लगाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने की, ऑपरेशनलाइज करने की और साथ ही साथ कंट्रोल करने की। आपके सामने होता ही है कि आपने कैमरा लगा दिया, उसका कोई फॉलोअप नहीं है। एक कैमरा एक स्ट्रीट कवर कर रहा है, उसके बाद नहीं कर रहा। दे हैव टू बी ओवरलैपिंग कैमरा। एक स्ट्रीट से अगर मुलजिम निकलता है तो दूसरी स्ट्रीट में किधर गया, दूसरी से वो तीसरी में कहाँ गया, अल्टीमेटली किस घर में गया, यहाँ तक आप पिक कर सकते हैं। जो बाहर मुल्कों में होता है, इसलिए क्राइम रेट कम हो जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है। और फिर उसके बाद वो कैमरा ख़राब है, बारिश हो गई, कोई चेक नहीं कर रहा। अगर आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने लगाया है और साथ आपकी फंडिंग भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर की है, तो फिर ये इश्यूज़ नहीं होंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा आपकी जो रिसोर्सेज ड्रेन आउट होते हैं वो बच जाएंगे। पुलिस की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, अच्छे लोगों को लेकर आएँ, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाएं, सफारचें लगाएं। जो पुलिस ऑफिसर्स को आप लगाते हैं 2-3 साल के लिए रखें। जैसे फ़ौज में सिस्टम चलता है, हर महीने के बाद एसपी, एसएचओ, डीएसपी चेंज होते हैं। व्हाट विल दे कंट्रीब्यूट बाय द टाइम दे कम टू नो कि दे नो अबाउट देयर एरिया, दे आर पोस्टेड आउट। तो आपको कोई सिस्टम स्ट्रीमलाइन करें। ये मुल्क में बड़ी प्रॉब्लम हमारी हुई है, अवाम की जानो माल का मसला है। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिस्टम को बेहतर करना है। अफजल शिकरी साहब, जो पुलिस का तफ्तीशी निज़ाम है, इसमें हमने देखा बहुत खामियां रिपोर्ट होती हैं। पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात और इसमें बेहतरी की गुंजाइश भी है। अगर कानून साजी की बात करें तो सिंध असेंबली और हुकूमत पर इस हवाले से बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक रिपोर्ट आपने भी जमा कराई थी जब आप आईजी सिंध थे, ख़ास तौर पर के वहाँ पर जो तफ्तीश होती है इसमें मुजरिम पहले इकरार कर लेता है, उसके बाद में फिर वहाँ अदालत में जाकर मुकर जाता है, फिर नए सिरे से काम का आगाज़ होता है। क्या इक़दाम होने चाहिए? उस रिपोर्ट पर कुछ अमल दरामद हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। बहुत सी रिपोर्ट भी लिखी गई हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी तरफ तवज्जो दी है और इसके ऊपर काम हो रहा है और जो तफ्तीश जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और मैं ये आपको बताते चलूँ कि सूबा KPK और अब पंजाब के अंदर बहुत इस पर काम भी हुआ है और ट्रेनिंग की जो मैनुअल्स और ट्रेनिंग को सारे को रिवाइज किया जा रहा है। इसमें बहुत कार्रवाई हुई और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और हमने फिर सिंध को भी उसमें कोऑर्डिनेट किया है। उसके अंदर कुछ वो है कोऑर्डिनेशन के अंदर कुछ मैं भी वॉलंटरी काम कर रहा हूँ और उनको भी कोऑर्डिनेट किया। और हमारी कोशिश है कि ये जो तफ्तीश की जो मराहिल में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर किया जाए, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको चलने के लिए ज़रूरत है। और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंसर्न भी है और उन्होंने इसके अंदर हिदायत भी जारी की है। और इसके ऊपर जज साहबान ने, हायर जुडिशरी ने बहुत डिटेल जजमेंट दी है जिसमें गाइडलाइन दी गई हैं। उनको देखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह जल्दी इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जल्द ही इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। साबिक IG अफजल शिकरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाना होगा और उसके बाद हम बात करेंगे कराची के मुआशी मसाइल के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरा कराची किया है, सनतकारों से, ताजरों से उन्होंने मुलाकात की है। हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन BMG ग्रुप सिराज कासिम तेली साहब और सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुनैद इस्माइल मगदा साहब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे शहर क़ायद की मुआशी सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी कराची की मुआशी सूरत हाल से जुड़ी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज कराची में मसरूफ़ दिन गुजारा, सनतकारों से मुलाकात की, ताजरों से मुलाकात की है। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन BMG ग्रुप सिराज कासिम तेली साहब ने और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुनैद इस्माइल मगदा साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सिराज साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा कराची में, अहम मुलाकातें की हैं, कराची की मईशत की बेहतरी के लिए कुछ हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आज़म के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए और इन्होंने टाइम दिया सब लोगों को, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इनका फोकस इसी पे है कि किसी तरह ये मसले मसाइल को जल्दी काबू किया जाए। जहाँ तक कराची के मसले मसाइल का ताल्लुक है, सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू जो था वो ये था कि ये इंक्रोचमेंट वगैरह की बात थी। वो हमने सारी बातें इनको की कि, और बॉटम लाइन उसकी ये थी कि भाई ये जितना भी एनक्रोचमेंट इन लोगों ने तोड़ा है और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा है, उस ऑर्डर के ऊपर भी पूरा मिस इंटरप्रेट करके ज़्यादा यानी तजावुज कर गए। जो ऑर्डर ने कहा कि हाथ काटो, उन्होंने पैर भी साथ काट दिया है। दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये इन्होंने जो तजावुजात को तोड़ा है, उधर इनको बिठाने वाला कौन था? इसलिए कि वो लोगों के पास लीजें हैं, वो लोगों के पास रसीदें हैं, किराया लेते थे, ये सब KMC पहले करता था, और 20-20 साल 30-30 साल। तो सर क्या फिर रिस्पॉन्ड मिला वज़ीर आज़म साहब का इस समांतर मामले पर? क्या रिस्पॉन्ड मिला वज़ीर आज़म साहब का? है कि उन्होंने ये तय किया है कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटीशन लगाई है, और उधर सुप्रीम कोर्ट से ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर नजरसानी करे और क्या गलत हो रहा है वो उसको ठीक करें, और बाकी जो बेघर हुए हैं या जो लोग इनके जिनकी दुकानें वगैरह गई है उनको किस तरह कंपनसेट करे, और उसके लिए कुछ कमेटी इन्होंने बनाई है। सिराज साहब, इससे पहले हमने देखा था कि सिंध हुकूमत ने भी और शहरी हुकूमत ने भी ये कहा था कि मुतबादिल देंगे जिन लोगों का रोज़गार ख़राब हुआ है। वो क्या सिर्फ वादे ही थे? वो ऐसा है कि वो जो भी बातें जब कराची चैम्बर ने स्टेटमेंट दिए, उसके बाद तो इस वक्त सारी पार्टियां मैदान में आ गई है, और अल्लाह करे कि सारे मिलके कुछ गरीबों का काम कर दे। देखिए, हम कराची वाले हैं, हमने तो ये कहना है कि भाई आप बड़े आदमियों को क्यों नहीं पकड़ते? जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये करवाया उनको भी पकड़ लेना साथ। देन वी आर हैप्पी, वी डोंट माइंड। अगर एनक्रोचमेंट है और जो जेन्युइन फुटपाथों पर बैठे थे आपने हटाया, अच्छा किया, रोड क्लियर कराया, अच्छा किया, मगर ये करवाने वालों को पहले करे। एक तो बड़ा इशू ये था, दूसरे इशूज थे गैस के, GIDC के 158। तो मैं उस पर भी, गैस के इशूज़ पर भी बात करूंगा, इनको मुतबादिल मिलना चाहिए, उस पर भी बात करता हूँ। जुनैद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ताजरों सनतकारों की तजावीज़ पर फौरी हिदायत जारी कर दी हैं। आज उन्होंने दौरा भी किया था कराची का, सनतकारों को सहूलियात देने के आज़म का इजहार भी किया। जो कराची है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस हवाले से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अब आप जो इस इक़दाम जो किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि जी हमारे सिराज भाई हमें लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोग्राम में, और ये जो मीटिंग हुई है उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से हमारी बात सुनी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने देन एंड देयर 2-3 डिसीजन भी ले लिए, और जिसके अंदर में जैसे सिराज भाई ने कहा कि GIDC के मामले में उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल एक मीटिंग बना लें, और असद उमर साहब को उन्होंने डायरेक्शन दे दी। देखिए, ये बैठ के मसला हल करें, ये लॉन्ग पेंडिंग इशू है जो कोर्ट कचहरी में आज तक हजारों लोगों के इशूज चल रहे हैं। इससे ये रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा और इस तरह कोर्ट में केसेस भी कम हो जाएंगे, और आई थिंक ये विन विन सिचुएशन दोनों तरफ से भी है। फिर इसके बाद सिराज भाई ने पानी की बात की, और उन्होंने इस बात को माना कि वाटर जो है वो वाकई स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर इन द कराची, जिसमें इंडस्ट्रीज वालों को नहीं मिलता, और वो उन्होंने भी इस बात को माना कि जी हम K4 वाली जो लाइन है जिससे इतना खर्चा हो रहा है, और अब तक वो खर्चा बढ़ते बढ़ते काफी अरबों में चला गया है, बहरहाल उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और पानी की जो स्कैर्सिटी के हवाले से भी वो उन्होंने सिराज भाई की बात को मानते हुए उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने एक फैसला दिया। अब हमारा कहना सिर्फ ये है कि क्योंकि ये सिराज भाई ने इन्फोर्समेंट के बारे में पूरी कंप्लीट ब्रीफ दे दी है, तो अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं
कि वो पिटीशन तो एक तरफ उनकी जो दायर की जाएगी, लेकिन साथ में जब वो डायरेक्शन जो है वो हमें अगर बोर्ड पे लेंगे। तजावुज़ात के मामले पर सर क्या फाइनल हुआ? वज़ीर आज़म साहब ने कुछ, क्योंकि हमने देखा है कुछ हल्कों की जानिब से इस पर एतराज़ भी सामने है, बाज़ हल्के खुश भी नजर आ रहे हैं, कारोबारी हल्के ही। इस मामले को कैसे अब निपटाया जाएगा? क्योंकि सिंध हुकूमत अलग वादे कर रही है कि मुतबादिल देगी, शहरी हुकूमत ने अलग वादा किया कि वो भी मुतबादिल देने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने भी वादा किया इस हवाले से कुछ। सिराज भाई देंगे ना जवाब। सर आप इस सवाल का जवाब दे दें। ये अगर सियासी पहलू है इनका, तो ये आपस में कोalition गवर्नमेंट में भी दोनों है, और जो कुछ भी यहाँ तोड़ फोड़ हुई है वो उसका नतीजा जो है वो खुद ही जाने। क्योंकि इनके साथ असल में जो MQM है और जो है, तो हमने पॉलिटिकल कोई बात करनी नहीं है, हमने तो बिजनेस पॉलिटिक्स में हम अपनी बिजनेस की कम्युनिटी को एक फैसिलिटेट करने की हैसियत से हम बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम बात करने के मुतहम्मिल भी नहीं है। तो बहरहाल इन बातों को मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास कोई एक अच्छी रवायत बन गई है अभी, और इमरान खान साहब इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि ये जब भी यहाँ आएंगे वो जरूर इंशाल्लाह जो है वो हमसे मीटिंग करेंगे, और साथ में जो सिराज भाई ने एक इन्विटेशन भी दिया है। सिराज साहब, कराची के जो कारोबारी मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा मसला आजकल हम देख रहे हैं तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कराची के कारोबारी हजरात। अभी आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इस मसाइल पर बात की, सिंध हुकूमत अलग वादा कर चुकी है, शहरी हुकूमत अलग वादा कर चुकी है, बजाय इसके अलग अलग वादे करें, मिल बैठ कर एक प्लान बना लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? हमने इनको यही कहा है आज कि आप मेहरबानी करके सिंध हुकूमत को और लोकल गवर्नमेंट को सबको एक जगह पे बिठाएं और इनका हल फौरन करें, इसलिए कि ये लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, कल को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है, कल को 10 और मसले क्रिएट हो सकते हैं, और कराची चैम्बर अपना पार्ट इंशाल्लाह प्ले करेगी। हमने रिसेंटली भी कहा था, बड़े स्टेटमेंट दिए थे, एंड वी विल मेंटेन द प्रेशर ऑन ऑल ऑफ देम। किसी तरह भी हम मेक श्योर करेंगे कि कम से कम उनको रिहेबिलिट करें, उन लोगों को जिनका रोजगार छीन गया है। और और हम ये भी चाहते हैं कि वो लोग जो जिन्होंने इनको बिठाया था इधर, जिन्होंने इनको ये जगहें दी, जिन्होंने 20-20, 40-40 साल किराया लिया, उनको भी तो कोई जाके पूछे ना। सर, कराची के शहरियों का एक पानी भी एक बड़ा मसला है यहाँ पर। तलब और रसद में हम देख रहे हैं बड़ा अदम तवाजुन है, बहुत मुश्किलात है शहरियों को पानी की सूरत हाल को लेकर। मस्तूई बहरान भी ऐसा लगता है पैदा किया जा रहा है, क्योंकि टैंकर माफिया के पास पानी होता है और शहरियों के पास पानी नहीं दस्तियाब होता, लाइनों में पानी नहीं है। K4 मनसूबा है, इस पर भी वफाक और सिंध हुकूमत में इत्तफाक नहीं होके दे रहा है। मनसूबे में ऐसा तो नहीं लग रहा कि ताखीर होने जा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने कभी कराची में कभी देखा है कि 2 करोड़ की आबादी में कोई प्यासा मर गया? ये आपने कभी सोचा है? लेकिन मसला तो है ना, लोग बजाय पानी घर में दस्तयाब हो, कैन उठाकर जा रहे होते हैं पानी लेने के लिए। ये एक बड़ा मसला है। सर, सिराज साहब आप सुन सकते हैं? भाई आवाज आती है, कभी कट जाती है, आप आ रही है हमारी। पानी के मसले पर खास तौर पर K4 का जो मंसूबा है, इसमें ताखीर तो होती नहीं देख रहे आप? बिल्कुल ताखीर हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि आज भी जितना पानी है, अगर ये प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और कराची तक पहुँचे, इसकी मीटरिंग नहीं होती। जब दावेजी से पानी निकलता है तो इसकी मीटरिंग नहीं थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने ये काम फैसल वावडा के साथ बैठ के इन्होंने सिस्टम बनाई है कि किसी तरह भी इस पानी की मीटरिंग की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 1000 मिलियन गैलन पर डे आ रहा है और ये पानी कराची नहीं पहुँचता। आधा पानी रास्ते में चोरी हो जाता है और बाकी 500-550 जो कराची पहुँचता है, उसमें से भी आधे ज़्यादा टैंकर माफिया और लोग चोरी कर जाते हैं और वही पानी लोगों को महंगे दामों में देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पानी तो है मगर यहाँ माफियाज है जो इस पर माल बना रहे हैं। सिस्टम ठीक नहीं है, माफिया को लगाम डालना होगा। जुनेद इस्माइल साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज गैस बहरान का भी नोटिस लिया है, इस पर भी खास तौर पर बात की है, हिदायत भी जारी की है कि सनतों को बिला तातुल गैस मिलनी चाहिए। इस हवाले से जो वज़ीर आज़म ने इक़दाम किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सर्दियों के अंदर में जैसे एक बात तो ये है कि कराची का जो आर्टिकल 158 की बात तो हम हमेशा करते ही हैं और अब बार बार इसको दोहराना भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं कि क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन मिनिस्टर्स और आर्टिकल 154
दोनों आपस में जाके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में टकराते हैं, तो ये चीज़ तो अभी हल होने की इतनी आसान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि हमारी गैस की ज़रूरत जो है वो, जब तक इंडस्ट्रीज को आप एक तरफ हमें ये प्रोविजन देते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ो, अरे आप हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे इन प्रॉपरली, तो हमने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है? इस पर नोटिस लिया इमरान साहब ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको जो है वो गैस जो है वो सर्दियों में हम बंद नहीं करेंगे और आपको गैस मिलती रहेगी। क्योंकि कुछ अर्से पहले हमने इस्लामाबाद में भी मीटिंग की थी, वहाँ भी हम सिराज भाई की सदारत में हमने वो एक पूरा मीटिंग किया, 5 मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, और वहाँ भी यही तय हुआ कि जी हमने तो आपको कभी क्लोजिंग का नोटिस नहीं भेजा, हालांकि वो तो अखबार में क्लोजिंग का दे देते हैं कि जी हम नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मिसकंसीव हो रही हैं और मिस रिप्रेजेंट भी हो रही है। तो हमने ये बातें सारी की हैं और हमें उम्मीद है कि अब गैस का बहरान जो है वो कराची, उम्मीद है गैस का बहरान हल होगा। सिराज साहब, मुआशी बेहतरी, दरामदात बरामदात में फ़र्क को कम करने के लिए क्या तजावीज़ दी गई हैं ताजिर बरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म को? और वज़ीर आज़म को जो मुआशी विजन है, मुआशी बहरान से खात्मे के लिए जो उन्होंने विजन किया, आप इत्तेफाक करते हैं उससे? अभी तक तो इनका विजन जो है वो तो अपनी जगह पे सही है, मगर हालात की मजबूरी भी है, इसलिए कि जो गैप है इस वक्त वो आस्ते आस्ते अब कम होना शुरू हुआ है। मगर इनको ये इंटरेस्ट रेट को काबू करने के लिए, ग्रोथ के साथ इकोनॉमी को चलाने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस वक्त एक किस्म की वॉलेटाइल है, और जो डिवैल्यूएशन हुआ है गुज़िश्ता आप हिसाब लगा लें 4-6 महीने में, 4 महीने में या 3-4 महीने में तकरीबन 33% डिवैल्यूएशन हो गया है। डिवैल्यूएशन से हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक्चुअली घटती नहीं है, और टेम्पररी आपको एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फिर मार पड़ जाएगी। और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका डेब्ट सर्विसिंग और बढ़ गया, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। दूसरा तरीका है कि आप इंडस्ट्री के पहिए को तेज करें, ग्रोथ को बढ़ाएं, और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। ये बातें भी हम लोगों ने की, हमारे से पहले स्टॉक वालों ने भी की, वो सिलसिला भी मुफासद उमर साहब को पता है, वो लगे हुए इस पे। मगर यहाँ पे तो FBR और उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स और ये इश्यूज भी है। FBR भी उस तरह काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी का भी तो मसले है ना, काफी मसले हैं। FBR की आपने बात की जुनैद इस्माइल साहब, FBR रेवेन्यू पॉलिसी विंग को हम देख रहे हैं अब अलग किया जा रहा है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो शोबे हैं इसे भी अलग करने से मनसूबाबंदी में बेहतरी और मौसर अमल दरामद की तवक्को कर सकते हैं। तो आपकी जानिब से कोई तजावीज़ ताजिर बरादरी की जानिब से रखी गई हैं? रोड मैप क्या बनाया जाएगा? 23 जुलाई को कराची चेंबर के जलसे में इमरान खान साहब खुद आए थे और उन्होंने उस वक्त ये वादा किया था कि हम आपको सबसे पहले FBR को रिफॉर्म करके देंगे। अब उन्होंने जो इन्होंने 100 डेज की बात की थी, आज उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी बात को उस वक्त कहा था और आज हमने वो रिफॉर्म कर दिए, और आपको अगले हफ्ते इसकी पूरी तफसीलात मिल जाएंगी। अब वो तफसीलात आएंगी तो हम देखेंगे कि उसके अंदर में क्या डिफिशियंसी है और अगर उसको मजीद और इफिशिएंट किस तरह करना है। अगर इस वक्त में ये कोई बात करूंगा तो कब्ज़ वक्त है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने कंप्लीट रिफॉर्म किया है, उसकी कुछ बातें उन्होंने हमें बताई हैं, बाकी का हिस्सा हमें नहीं मालूम कि वो आगे उसके अंदर में उन्होंने क्या तरामील की है। सिराज साहब, बरामदात में इजाफे, और अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्री, किसी भी मुल्क में स्मॉल इंडस्ट्री का बड़ा किरदार होता है मईशत को ऊपर ले जाने में। छोटे दरमियाने जो तबका है कारोबार का, इसको किस तरह इसमें इजाफा किया जाएगा? मुआशी बेहतरी का जो अहम सतून भी समझा जाता है इस तबके को, कोई हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक हुआ? इनको आज हमने यही समझाया है कि देखें, आपकी इकोनॉमी में, ग्रोथ में और बूस्ट अगर चाहिए तो ये बड़े बड़े कारखाने नहीं करेंगे, वो उनका मकसद अलग है। जहाँ भी SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके पर आप फोकस करें, उनका इंटरेस्ट रेट कम करें, इसलिए कि वो लोग जो अपना खुद पैसा लगा के काम कर रहे हैं, जो जिनको बैंकों के पास नहीं है, अगर उनको उनकी पॉलिसीज चेंजेस, उस पर करेक्शन आए, उनको इंसेंटिव्स मिले और किसी तरह उनको आसान करें उसको बिजनेस को,
ये परमिशन है, फलाना है, ढिमका है, सो मेनी थिंग, ये जितने EOBI, COBI जो छोटी मोटी चीजें, ये सबको स्ट्रीमलाइन करें ताकि SMEs को फायदा हो। SMEs को फायदा होगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बड़ी इंडस्ट्री भी करेगी, मगर बड़ी इंडस्ट्री उस स्पीड से जॉब क्रिएशन नहीं कर सकती। जॉब क्रिएशन अगर आप चाहते हैं तो आपको SMEs को प्रमोट करना पड़ेगा। ये बात भी हुई है और वो समझते हैं, सब उमर साहब और ये लोग समझते हैं और अग्री कर रहे थे कि दे आर फोकसिंग ऑन इट। जुनैद साहब, मुख्तसर जवाब दीजिएगा, आपके ख्याल में स्मॉल इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस पर किस हद तक तवज्जो की ज़रूरत है, और ये जो वफाकी हुकूमत है, नई हुकूमत की पुरअज़्म नज़र आ रही है स्मॉल इंडस्ट्री को पर करने के लिए? देखिए, SMEs के हवाले से इस सेक्टर को एक क्राइटेरिया मेंटेन कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने एक अमाउंट फिगर रखी है कि SMEs के एम्बिट में कौन कौन से किस अमाउंट की इंडस्ट्री जाती है। जैसा उसके मुताबिक जब USAID या UNDP या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी आके हमारी मदद के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए आती है, तो वो ये देखती है कि SMEs के अंदर में कौन कौन सी इंडस्ट्रियल फॉल करती हैं अंडर द स्टेट बैंक रेगुलेशन। हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये आ गई है दोबारा से, और ये आई थिंक कि ये बड़े ताल्लुकात जो है वो इमरान खान साहब ने ठीक की है, तो अब वो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रही है। हम समझते हैं कि SMEs जो इस वक्त जो सिराज भाई बात कर रहे हैं, ये बड़ा फ्रूटफुल इसका हमें रिजल्ट मिलेगा और वो किसी तरीके से आगे की तरफ हम इन्हांस करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तवक्को आप कर रहे हैं। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुनैद इस्माइल बगदा साहब और चेयरमैन BMG ग्रुप सिराज कासिम तेली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे कराची के मुआशी मसाइल पर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो आज का खुसूसी दौरा था, इसको लेकर आपने बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कराची पाकिस्तान की हब है, इसे सेफ सिटी बनाना चाहिए जैसे इस्लामाबाद को बनाया गया, जिस तरीके से लाहौर को सेफ सिटी बनाने की बात हो रही है, और नेशनल एक्शन प्लान ताजिर बरादरी इस पर अमल दरामद के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कि मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि कराची में अमन होगा तो मईशत कराची की बेहतर होगी, कारोबारी हजरात को काम करने का बेहतर मौका मिलेगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को मिलकर शहर कायद की तरक्की के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की अशद ज़रूरत है, ताकि कराची मजबूत हो, क्योंकि कराची मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।